हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास के इतिहास के दूसरे पार्ट को देखेंगे जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर को हल करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एमसीक्यू के बारे में बताया है। अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेखन कला का क्या महत्व है, यानी कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का क्या महत्व है। आज भी हम देखते हैं कि आज पढ़ते लिखते क्यों हैं लोग, तो देखते हैं। लेखन कला का जीवन में विशेष महत्व है, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो लेखन कला द्वारा हिसाब किताब सही ढंग से रखा जा सकता था, यानी कि पहले जो पढ़ाई लिखाई जो करते थे लोग, उसका सिर्फ मेन मकसद होता था, मुख्य उद्देश्य होता था हिसाब किताब करना, यानी कि किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है, या फिर हमारे पास क्या सामान है, इसकी हिसाब किताब रखना पहले लेखन कला का उद्देश्य था। लेकिन धीरे समय बदलने के साथ साथ आज लेखन कला का बहुत महत्व बढ़ गया। लेखन कला मतलब लिखने पढ़ने की कला। आगे देखते हैं। लेखन कला से मनुष्य दूर बैठे लोगों से संपर्क कर सकता है, यानी कि आज हम देखते हैं लेखन कला के माध्यम से ही किसी दूर व्यक्ति बैठे उसको हम अपने मैसेज के द्वारा या फिर हम फोन के द्वारा क्या करते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। तो ये लेखन कला के सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल है वो बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेबीलोन जो था मतलब 331 ईसा पूर्व से पहले वहाँ बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन 331 के बाद वहाँ पर सिकंदर ने विजय प्राप्त कर दिया, तो धीरे धीरे उसमें स्थिति खराब होने लगी थी। तो इसकी मुख्य विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो क्षेत्रफल था वो 850 हेक्टेयर से अधिक था, मतलब 850 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका जो चार दीवार था वो तिरछी थी, मतलब तिरछे तरह से बना हुआ था। इसके बड़े बड़े राजमहल और मंदिर भी स्थित थे, मतलब इस बेबीलोन नगर में बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थी, जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था और जहाँ पे लोग राजाओं लोग रहते थे। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। नगर में अधिक एक जुगरात तथा सीढ़ीदार मीनार थी। वहाँ पे एक सीढ़ीदार मीनार थी जहाँ पे लोग चढ़ के जाते थे। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र के लिए विशेष मार्ग था, मतलब बेबीलोन नगर में पूजा पाठ जब होती थी तो वहां पर एक विशेष मार्ग बनाया जाता था, उसी मार्ग के द्वारा लोग जाते थे ताकि भीड़ भाड़ वहां ना होवे और पूजा पाठ जो अच्छी तरह से हो। व्यापारिक गतिविधियां अधिक किया जाता था, यानी कि वहां पर व्यापारिक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती थी, बिजनेस वहां पर बहुत अच्छा तरीके से होता था। तो ये बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता थी। अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया के भूगोल की विशेषता, यानी कि मेसोपोटामिया के भौगोलिक विशेषता किस प्रकार से थी, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट जो वहां लिखा है, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंच नीचे मैदान थे, यानी कि इसके पूर्वोत्तर जो क्षेत्र था उसमें हरे भरे पेड़ पौधे थे और हरे भरे मैदान था। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा, स्वच्छ झरने और जंगली फूल भी पाए जाते थे, यानी कि वहाँ झरने जो थे वो स्वच्छ थे, वहाँ गंदगी नहीं बिल्कुल थी, और वहाँ पे जो फूल थे, जंगली फूल थे, उसका भी वहाँ पाया जाता था। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा थी, यानी कि मेसोपोटामिया में अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी हो जाता था, जिससे फसल बहुत होती थी। ठीक है, अगले ओर बढ़ते हैं। इस प्रदेश का पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन था, यानी कि वहाँ पे खाने पीने के लिए जो मुख्य काम था, जो जीविका को चलाने के लिए मुख्य जो काम था, पशुपालक, यानी कि वो पशु जानवर को पालते थे, उसी को खाते थे और उसी को एक दूसरे को बेचते भी थे। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। पूर्व में दलजक की सहायक नदियां परिवहन का मुख्य अच्छा साधन था, यानी कि मेसोपोटामिया का पूर्व में जो दलजा नदी बहती थी वो परिवहन का साधन होती थी, यानी कि नदी के द्वारा ही लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का साधन बना था। कौन? दलजा नदी। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देश का दक्षिणी भाग रेगिस्तान है, यानी कि मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग जो था वो रेगिस्तान था। इस रेगिस्तान में फरात और दलजा नदियां बहा करती थी, यानी कि इस जो रेगिस्तान जो था उसमें फरात और दलजा नदी दो नदियां जो थी मेसोपोटामिया के, वो बहा करती थी। फरात नदियां रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती थी, यानी कि फरात नदी जो था वो रेगिस्तान में बहने के बाद वो कई भागों में विभाजित हो जाता था, जिसके कारण कभी कभी क्या होता, बाढ़ भी आ जाता था। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारी नगर के पशु चारकों तथा किसानों के बीच क्यों लड़ाई होती थी, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया में मारी और पशु चारक और तथा किसान में क्यों लड़ाई होती थी।
इसका मुख्य कारण क्या थे, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले एक सवाल कारण की ओर पढ़ते हैं। पशु चारक अपनी भेड़ बकरियों को अपनी पानी पिलाने के लिए बोए गए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसानों की फसलों की क्षति पहुंचती थी। यानी जो पशु चारक थे वो किसानों के फसलों के रास्ते पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी या नहर में ले जाते थे, जिसके कारण उसके फसल की क्षति पहुंचती थी। इस कारण उनके बीच लड़ाई होती थी। पहला कारण हो गया। दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। कई बार वे किसानों के घर हमला बोलकर उनका माल लूट लेते थे। जो पशु चारक होते थे तो कई बार क्या होता था कि वो लोग खेत में काम करने चले जाते थे, तो या रात में उसके घर पे जाके हमला बोल देते थे और जो सामान होता था खाने पीने की या पैसे वैसे तो उसका लूट लेते थे, जिसके कारण भय बना रहता था, जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई का कारण होता था। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बस्तियों में रहने वाले किसान इन पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे। यानी कि कई बार वो पशु चारक अपने पशुओं को उनके गांव या बस्तियों के द्वारा गुजार कर ले जाते थे, तो कई बार क्या होता था कि जो वहाँ के किसान या वहाँ के निवासी जो होते थे उन्हें जाने नहीं देते थे। पानी पिलाने के लिए या फिर कहीं चराने के लिए उसके खेत उत में जाते थे तो उसको रोक देते थे, जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई का मुख्य विशेष कारण रहा होगा। तो ये सवाल आपको समझ आ गई होगी, आशा करते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञान बढ़ता रहे और आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।